दोस्तों जैसे कि यहाँ पेपर देख चुके हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस ब्रेक इन सर्विस। दोस्तों आज आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और जिन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो इस प्रकार रहेंगे कि व्हाट इज अनऑथराइज्ड एब्सेंस, केसेस इन विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंट, सैलरी ड्यूरिंग अनऑथराइज्ड एब्सेंस। चौथा टॉपिक यहाँ पर रहेगा एक्शन अगेंस्ट एब्सेंटी यानी डाइसनॉन या फिर ब्रेक इन सर्विस। तो आज अनऑथराइज्ड एब्सेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें, जानकारी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों यदि आपको भी किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज अनऑथराइज्ड एब्सेंस, यानी कि सरकारी कर्मचारी को किन मामलों में अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी नॉट कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव, यानी कि सरकारी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से यदि वो ड्यूटी पर नहीं आता है तो उस कंडीशन में वो सरकारी कर्मचारी को अनऑथराइज्ड एब्सेंट माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1965 के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी प्रॉपर परमिशन के बिना ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है, ड्यूटी नहीं आता है, और यदि वो ऑफिस भी छोड़ देता है बिना किसी प्रॉपर परमिशन के, और यदि सरकारी कर्मचारी ऑफिस में होते हुए भी अपना काम नहीं करता, अपना काम करने से मना कर देता है, उस कंडीशन में भी एक सरकारी कर्मचारी को अनऑथराइज्ड एब्सेंट माना जा सकता है सीसीएस रूल्स के प्रकार। उसके बाद में केसेस इन विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंट, यानी कि खुद की इच्छा के बिना भी कुछ अन्य मामले हैं जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को अनऑथराइज्ड एब्सेंट माना जा सकता है, जिसमें कि ड्यूरिंग ए स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी या फिर कर्मचारियों का पूरा एक समूह ग्रुप किसी स्ट्राइक में भाग लेता है और उस स्ट्राइक को सरकार के द्वारा इलीगल घोषित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारियों को अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा। उसके बाद में यदि कर्मचारियों का कोई दूसरा ग्रुप स्ट्राइक कर रहा है, आप उसमें भाग लेते हैं, सरकार के द्वारा ये पाया जाता है कि आप उस हड़ताल में शामिल थे, तो उस कंडीशन में भी आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंट माना जाएगा। और यदि आप आपकी पोस्ट से गायब हो जाते हैं जहाँ पर आपको काम करना है, आप आपकी सीट पर नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जा सकता है आपके ऑफिस के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के खिलाफ सरकार के द्वारा भी अनऑथराइज्ड एब्सेंट घोषित किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर सैलरी ड्यूरिंग अनऑथराइज्ड एब्सेंस, यानी कि सरकारी कर्मचारी को अनऑथराइज्ड एब्सेंस के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में पार्ट 17 में कहा गया है कि एन ऑफिसर हु इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence। तो यहाँ पर एफआर 17 में कहा गया है कि यदि अनऑथराइज्ड एब्सेंस के दौरान सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पे और अलाउंसेस का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एज पर रूल 25 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अनुसार इफ द कंपेटेंट अथॉरिटी हैज रिफ्यूज्ड द एक्सटेंशन ऑफ लीव देन द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पे एनी सैलरी फॉर सच एब्सेंस। The period shall be debited against his leave account. Willful absence from duty after the expiry of leave renders a government servant liable to disciplinary action। तो यहाँ पर सीसीएस रूल 25 के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी ने छुट्टी पर गया था, वो आने के बाद में उसने छुट्टी अप्लाई की थी, यदि संबंधित अधिकारी के द्वारा उन छुट्टियों को सैंक्शन नहीं किया जाता है, यानी कि एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, तो उस पीरियड के दौरान सरकारी कर्मचारी को अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा और उस पीरियड के दौरान भी उसे छुट्टियां, सैलरी, अलाउंसेस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और वो जो पीरियड है उस पीरियड के दौरान जितनी भी उसके अकाउंट में लीव है, वो लीव अकाउंट से उसे जो लीव है वो काटी जाएंगी। और यहाँ पर ये एक बात और है कि उस कर्मचारी के खिलाफ विलफुल एब्सेंस होने की वजह से डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है सीसीएस रूल 25 के अनुसार। ये एक बड़ी अपडेट। तो आपको मालूम चल गया होगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहता है तो उसको इस पीरियड के दौरान सैलरी और अलाउंसेस का भुगतान नहीं किया जाएगा। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर कि एक्शन अगेंस्ट एब्सेंटी डाइसनॉन किया जाएगा या फिर उसे ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। तो यहाँ पर एफआर 17A में कहा गया है कि वेयर एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिमेन्स एब्सेंट अनऑथराइज्डली और डिजर्ट्स दैट पोस्ट द पीरियड ऑफ सच एब्सेंस शैल बी डीम्ड टू कॉज एन interruption or break in service of the employee unless otherwise decided by competent authority for the purpose of leave, travel concession and eligibility for appearing in departmental examinations for which a minimum period of service is required। यानी कि आपका जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है उसे ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। और यदि आपको किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपेयर होना है और उस एग्जाम के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन में भी
अनऑथराइज्ड एब्सेंस के पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा और साथ में एलटीसी पर्पज़ के लिए भी अनऑथराइज्ड एब्सेंस का जो पीरियड है उसे काउंटेड नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था कि सीसीएस रूल 1972 के रूल 25 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कंडक्ट की जा सकती है। फिर यहाँ पर द पीरियड विल बी ट्रीटेड एज डाइस्टॉन फॉर इंक्रीमेंट लीव एंड पेंशन। सच एब्सेंस विद ग्रांट ऑफ एनी लीव विल कंस्टिट्यूट एन इंटरप्शन इन सर्विस इंटेलिंग फॉर फ्यूचर ऑफ फास्ट सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। यानी कि यदि आपका जो भी अथॉरिटी है वो चाहे तो एक सरकारी कर्मचारी को ब्रेक इन सर्विस डाल के पीछे का जो पूरा सर्विस है उसे भी पेंशन कैलकुलेशन के लिए काउंट करने से मना कर सकता है। लेकिन साथ में यहाँ पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास में ये भी एक अधिकार है कि यदि वो चाहे तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस को पेंशन फॉर पर्पज के लिए भी कंडोन कर सकता है, यानी कि उसे आपकी जो गलती है उसे माफ़ करके आपकी पास्ट सर्विस को भी पेंशन के लिए काउंट कर सकता है। फिर यहाँ पर कि इफ़ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द ग्राउंड्स adduced for unauthorized absence are justified, the leave of the kind applied for and due may be granted to the गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि जो भी अथॉरिटी है उसे लगे कि आपके द्वारा जो रीजन दिए गए हैं वो वैलिड हैं तो आपको उस पीरियड के दौरान छुट्टी भी सैंक्शन की जा सकती है। फिर अनऑथराइज्ड एब्सेंस आफ्टर लीव विल बी डेबिटेड अगेंस्ट हिज HPL अकाउंट एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी लीव सैलरी। जैसे कि पहले ही बताया आपको, यदि आपके अकाउंट में लीव है तो HPL आपको काउंट की जाएंगी और उस पीरियड के दौरान आपको किसी भी प्रकार की लीव सैलरी का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर कि एन ऑर्डर ऑन ब्रेक इन सर्विस विल बी इन्वोक्ड अंडर FR 17 आफ्टर इश्यूइंग ए नोटिस एंड हियरिंग रिप्रेजेंटेशन। यदि आपकी जो भी अथॉरिटी उसे लगता है कि आपके द्वारा जो रीजन दिए गए हैं वो सही नहीं है तो आपको एक FR 17 के तहत एक नोटिस इश्यू किया जाएगा और उसके बाद में आपकी जो सुनवाई की जाएगी और उसके बाद में एक ऑर्डर इश्यू किया जाएगा ब्रेक इन सर्विस का। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया था ऑर्डर इश्यूड विल नॉट अफेक्ट स्पेशल पे एंड लीव अलाउंसेस एंड प्रमोशन थ्रू DPC। को मालूम चल गया होगा कि एक सरकारी कर्मचारी यदि अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहता है तो किस तरीके से उसकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाएगा, उसको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।